चलते हैं। वन 168 में सिंपली बताया गया कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, कहता है व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक हो गया। जब वो को जो इन्वेस्टिगेशन सबऑर्डिनेट ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा वो एसएचओ को बताएगा। वो जो चालान होता है वो एसएचओ के थ्रू ही आता है, एसएचओ के थ्रू ही चालान आता है। आ गया जी 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बारे में ना थोड़ा चंद एक गाइडलाइंस है, मैं आपको रिमांड के बारे में बता देता हूँ गाइडलाइंस, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा उसमें कहा है कि रिमांड के दौरान वो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज भी कर सकता है, रिमांड के दौरान डिस्चार्ज भी कर सकता है। अगर मुलजिम को डिस्चार्ज कर देते हैं तो अग्रीव्ड पार्टी के पास जो रेमेडी है वो रेट कर सकती है, अग्रीव्ड पार्टी रेट कर सकती है। उसके बाद क्या जाता है कि आर्डर रिफ्यूज रिमांड रेमेडी, मतलब अगर रिमांड जो है रिफ्यूज कर जाता है, ठीक है, मतलब रिमांड नहीं दिया जाता, तो उस पर आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अग्रीव्ड पार्टी रिवीजन भी फाइल कर सकती है। उसके अलावा एक और अच्छी और बेहतरीन जो इसकी है रिमांड के लिए, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, गुलाम सरवर केस है 1984 PCRJ 2588। अब तक यही फॉलो किया जा रहा है, अब तक यही फॉलो किया जा रहा है, यही इसमें जो मतलब कोई गाइडलाइन बताई गई है कि वही आपने देना है। ठीक है, जब मतलब उसमें सर जो एक सेकंड, थोड़ा मैडम सा सर बताएंगे कि आप ये कह रहे हैं कि रिमांड के दौरान अगर एक्विट किया जाता है, ठीक है, फिर एग्रीव पार्टी जो है वो रिट फाइल कर सकती है। हाँ जी। अच्छा। और दूसरा सर आप क्या बता रहे थे सर? क्या बता रहा था? रिवीजन का सर बता रहे थे। सर रेट के बाद आपने वो साइटेशन का कहा है, साइटेशन यही है 1984 PCRJ 2588, ये इम्पोर्टेंट है, अब तक चल रही है। ठीक हो गया। आगे वो रिमांड रिफ्यूज हो जाता है तो उसकी आप रिवीजन भी कर सकते हैं, आपका किसके उस मतलब रिमांड के खिलाफ, वो जो 3 और 4 में वो रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं। आगे वो बताया गया कि रिमांड जो है वो सर रेट जो है ये 199 के तहत होगी। हाँ जी मैडम। और ये कहाँ पे होगी? सेशन में तो नहीं होगी, हाई कोर्ट होती है। वन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है मैडम वो हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर रिमांड जो है वो रिफ्यूज हो जाए तो फिर हम रिवीजन के लिए जा सकते हैं। हाँ जी, रिवीजन फाइल कर सकते हैं आप। वो कहाँ पे सर? रिवीजन आपकी सेशन कोर्ट होगी, यानी ये मजिस्ट्रेट से सेशन में जाएगी। हाँ जी। और उसके अलावा वो कहा गया कि रिमांड जो है वो आपकी कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, उसमें डिटेल बताना चाहिए। ठीक है। सरसरी मैं आपको रिमांड की चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता हो। उसमें कहा गया कि रिमांड जब दिया जाएगा उसमें रीजंस लिखी जाएंगी। ठीक हो गया। और आपका अगर 14 दिन में 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो वो अनकम्प्लीट चालान लाजमी भेजा जाएगा। मजीद अगर आपको रिमांड चाहिए तो वो 344 की एप्लीकेशन दे के आप भेज सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। अगर रिमांड के दौरान एविडेंस के सफिशिएंट नहीं है तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज भी कर सकता है। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो डिमांड होगा वो कंप्लीट नहीं मिला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, एज ए होल नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा उसमें कहा गया कि जब डिमांड देना है तो मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन पुलिस फाइल बिफोर डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमांड, रिमांड भी देगी पुलिस। ठीक है। पुलिस रिमांड भी मतलब जब रिमांड देना है तो पुलिस को पुलिस फाइल लाजमी पढ़ी जाएगी, पुलिस फाइल पढ़ के रिमांड दिया जाएगा।
ठीक हो गया, ये सर लिखा गया है जी। सर ये जो है रिमांड से रिलेटेड पुलिस रूल या पुलिस ऑर्डर में कोई प्रोविजन नहीं है? रिमांड से रिलेटेड सर पुलिस ऑर्डर में या पुलिस रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है इसमें लॉ की, वो मैं आपको रिमांड से रिलेटेड? वो मैं आपको बता दूंगा, एक सेकेंड मेरे पास इधर, वो उस पे से जो रिलेटेड है वो सर ए, मेरे पास अभी लिखा ये हुआ था, कहीं मिल नहीं रहा, पुलिस रूल्स मेरे पास था। हैं, ऑर्डर पुलिस रूल्स है, और चैप्टर 24 है, ठीक है, और उसका रूल 7 है, और चैप्टर 25 है, उसका रूल 57 है। ये इसमें सारा कुछ बताया गया, उसमें थोड़ा कैंसलेशन ऑफ केस का भी बताया गया है। सर ये दोबारा किसके बताइएगा लिए सर। है? ये किसके लिए है? पुलिस रूल्स की, ये किस चीज के लिए रूल्स, कौन सा किस चीज के लिए है? ये मैडम ये डेफिशिएंसी ऑफ केस के बारे में, मतलब ये जो मुजम्मिल साहब चैप्टर 24 है और चैप्टर 25 है, ठीक है, उसमें रिमांड के बारे में बताया जी गया है, ठीक है। जी। हाँ जी, चलें पुलिस जी। रूल ये 1934 के है ना? 1934 के हैं, पुलिस रूल्स 1934 के हैं। जी सर जी। वॉल्यूम 3 है ना? जी मैडम। वॉल्यूम 3 आपने बताया ना, नहीं नहीं चैप्टर 24-25। मैडम, ये इसमें जो वॉल्यूम नहीं होते, 1934 के रूल्स हैं, हाई कोर्ट रूल्स नहीं है, ये पुलिस रूल्स हैं, जी ठीक जी है। जी सर जी, समझ आ ये गई। पुलिस रूल्स हैं 1934 के, उसमें चैप्टर हैं, ठीक है। जी 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 सर। जी सर। चलें जी, आगे है जी आपका। सर सर वो साइटेशन जो आप जी गुलाम मैडम। मुस्तफा की बता रहे थे, वो किसके लिए बता रहे थे? जी मैडम रुआ साहबा। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो रूल चैप्टर 24-25 एंड रूल कौन से थे? जी मैडम मैं आपको बताता हूँ, वो है 24 रूल 7 है, चैप्टर 24 रूल 7 है, और उसके अलावा चैप्टर 25 है, रूल 57 है। ये इसका ना हवाला दिया गया है, एक साइटेशन है, साइटेशन 1997 1997 SCMR 304, 1997 SCMR 304। उसमें बताया गया कि आपका जो डिस्चार्ज के बारे में है, उसमें ये डिस्चार्ज के बारे में बताया गया, द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और क्रिमिनल, ही डिस्चार्ज द ड्यूटीज नॉट एज कोर्ट बट एज पर्सन डिसेंटा, डिसेंटा मतलब वो यहाँ पे वो जो मतलब डिस्चार्ज करता है मजिस्ट्रेट, वो आपके मतलब ये जो पावर्स इस्तेमाल करता है रिमांड की या डिस्चार्ज की, तो उस टाइम वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव या क्रिमिनल कोर्ट होती है, वो मतलब क्रिमिनल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जेक्टिव होता है, वो आपकी एक कोर्ट नहीं होती, वो कोर्ट नहीं होती, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। ये आप पढ़ लेना। आ गया जी आपका 169, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहा गया है आपका कि रिलीज ऑफ accused when evidence deficient, कहता है if upon investigation under this chapter it appear to the officer in charge of police station or to police officer making investigation that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of accused to magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on on his executing a bond or with or without sureties, and such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of offense on police report and to try the accused or send him to trial, send him to for trial, simply
169 में यही बताया गया कि जब आपका when there is not sufficient evidence or reasonable suspicion to forward the accused before magistrate। इसका मतलब क्या है कि अब मुल्जिम के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको चलान करके नहीं भेजा जाएगा, मतलब चलान करके इसको मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा जाएगा ट्रायल के लिए। ये वो होता है जब पुलिस आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है, बेगुनाह करा देती है, पुलिस आपको बेगुनाह करा देती है, ठीक है, ये उन सूरतों में होता है। ठीक हो गया। अब इसके बारे में वो अच्छा, दो चीजें होती हैं, आप ये लिख लें, एक होता है कैंसिलेशन ऑफ केस, दूसरा होता है डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। कोई पर्सन कोई भी मतलब स्टूडेंट बता इसमें डिफरेंस बताना चाहे, कैंसिलेशन ऑफ केस या डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। सर जो कैंसिलेशन ऑफ केस है उसको शायद FIR 3rd क्लास या C क्लास बोलते हैं, एंड इट इज पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। एंड जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज हमेशा इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर होता है, बट डिस्चार्ज द टर्म डिस्चार्ज डज नॉट मीन दैट द अक्विटल, ये हाँ। अक्विटल नहीं है, मैजिस्ट्रेट कभी भी फिर से बुला सकता है उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक सेकंड में आपको सर कैंसिलेशन ऑफ केस में ये होता है कि आपकी FIR वापस ली जाए या FIR कैंसिल हो? सर FIR गलत लॉन्च की जाती है ना तो फिर कैंसिलेशन होती है ना, जब FIR गलत लॉन्च की जाती है। अच्छा, दो टर्म्स हैं आपका, एक है कैंसिलेशन ऑफ केस एंड एक है डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। कैंसिलेशन कब होती है? कैंसिलेशन उस टाइम होती है व्हेन अकरेंस नॉट हैपेंड, व्हेन अकरेंस नॉट हैपेंड, जब वकुआ ही नहीं होता, देन हम क्या करते हैं, हम वो पर्चा ही खारिज करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वाशमेंट की फाइल क्वाशमेंट ऑफ FIR की एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन ही होती, रेट होती है 561A के तहत, 561A के तहत इनहेरेंट पावर है, हाई कोर्ट को हम एप्लीकेशन देते हैं कि ये ऑफेंसी अकरेंस ही हैपन नहीं हुआ। जैसे अब एक लड़की अपने दोस्त के साथ चली जाती है, तो वो जाके मतलब करते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, तो पीछे FIR करवा देते हैं माँ बाप की 365 भी और 376 की। उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम जिस दिन उनका वकूआ आता है FIR का, उससे पहले हम निकाह पढ़वा लेते हैं, डेट पिछली डेट्स में हम निकाह करवा लेते हैं, फिर हम उसी निकाहनामे पे जाके रेट फाइल करते हैं कि ये देखें जी ऐसा कोई अकरेंस ही टुक प्लेस नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा अकरेंस नहीं है, इसने तो अपनी मर्जी से शादी किया है, ऐसी कोई अगवा इसको किसी ने किया नहीं है। बीबी लड़की के भी 164 के बयान करवा लेते हैं कि वो अब ये कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया, किसी ने मुझसे मेरे साथ जिना नहीं किया। जब निकाह पिछली डेट्स पे आ जाता है तो जिना बनता ही नहीं है। तो उस सूरत में क्या करती है हाई कोर्ट, आपका क्वाश कर देती है, FIR क्वाश कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक हो गया। ये है कैंसिलेशन ऑफ केस मींस व्हेन अकरेंस नॉट टुक प्लेस, कैंसिलेशन होती है। उस पर डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज क्या है? व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड्स और एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड, ठीक है, टू चलान, मतलब जब अक्यूज्ड के खिलाफ कोई आपकी ठोस एविडेंस ही नहीं हो, तो फिर उसको में क्या होता है, उसको वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये फर्क है डिस्चार्ज और कैंसिलेशन का। डिस्चार्ज और एक्यूज सर ये 169 ही बनेगी या सर ये क्या बनेगा? जी सर ये डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड, सर ये 169 ही बनेगा फिर? समझ नहीं आई सर 169 में रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, तो आप हाँ, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज भी यही है कि सर जब एविडेंस कम डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज 63 के तहत होता है, 63 के तहत होता है। ठीक है। हम्म, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आगे जी आपका
क्वाशमेंट ऑफ अफेयर मैडम 1561A। हाँ जी ठीक है, ये कुछ है। आगे जी आपका सर आपके पास 344 की कोई एप्लीकेशन है? वो एप्लीकेशन मैडम पुलिस देती है, वो भी ऐसे ही होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये ऐसे ही उसका होता है जो हम इधर पढ़ रहे थे। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये यही जो डिमांड है ऐसे ही होती है। ये एप्लीकेशन है इसकी, ये एप्लीकेशन है। हसूल हसूल रिमांड वापसी जिसमें फलां फलां इतनी, ये ऐसी उनकी एप्लीकेशन होती है, ये पुलिस देती है। ठीक है, चलें जी आगे 170। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ मैं चीज़ें आपके लिए मैंने सर्च करता रहता हूँ जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये कैंसलेशन ऑफ केस, ठीक है, कहता है कैंसलेशन ऑफ केस आर समन अक्यूज्ड समन अक्यूज्ड इज जुडिशियल ऑर्डर। जो कैंसलेशन ऑफ केस है या अक्यूज्ड को समन कर लेना, ये जुडिशियल ऑर्डर होता है। दिस एग्री ऑफ कैंसलेशन ऑफ केस रिपोर्ट इज जुडिशियल ऑर्डर। अब केस कैंसलेशन ऑफ केस से वो अगर मजिस्ट्रेट आपका डिसएग्री हो जाता है तो वो जुडिशियल ऑर्डर होता है, और एग्री कर लेता है तो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है। एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ आपकी रिट होती है, जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ आपकी रिवीजन होती है। जो अब ये सर आपका समझ ये नहीं आई सर। नाजगुल साहबा आप ना साथ साथ लिखा करें, ठीक है, आप साथ साथ लिखा मैं करें। लिख मैं रही हूँ सर, जी आप मैं स्पीड में आपको बता बता रहा रहे हूँ हैं। कि आप ये स्पीड आपको मैं फिर बताता हूँ कि मैंने 2016 17-18 में मैं एकेडमी में पढ़ता था, तो उस टाइम मैं लिखता था वही एकेडमी वाले रजिस्टर। आज मैं उठा के देखता हूँ तो वो मुझे काफ़ी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें मैं लिख के अब देखता हूँ तो वो मुझे बहुत फ़ायदा देती है। मैं देखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत गेन किया है। मैं कसम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एकेडमी जाके जितनी लर्न किया है वो कभी मैंने नहीं किया। मेरी जो लॉ था, एलएलबी था, वो मैंने रेगुलर नहीं लिया। एलएलबी मैंने सिर्फ एग्ज़ाम ही दे आता था, सिर्फ एग्ज़ाम दे आता था। मेरा भाई था, वो एडमिशन कराया उसने, वो स्लिप भी वो मैं जाके आखिरी दिनों जाके स्लिप लेनी कॉलेज वालों से, और जाके मैं एग्ज़ाम देता था। ठीक है, और उस दौरान मैं जॉब भी कर रहा था, तो मैंने कोई एक दिन, जैसे कहते हैं ना, लॉ की क्लास एक दिन भी नहीं ली। मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी में सर क्या मैंने जॉब करते हैं बहुत सर? कुछ लर्न किया। जी, तो क्या जॉब करते हैं सर? मैंने पहले एमकॉम किया था, तो एमकॉम के दौरान मुझे इधर गवर्नमेंट में मैं एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट था। एमकॉम करके ना असिस्टेंट अकाउंटेंट। सर मैं अभी एमबीए करके सर बैंक में फंस गया। एलएलबी सर मैंने भी क्लास जाके ज्वाइन नहीं की, इसलिए सर पढ़ रहा हूँ तो कुछ समझ आ रही है। आप, हाँ, समझ आएगी आपको, जी सर। आप समझ आ जाएगी। बस वो सर इंटरेस्ट। जी मैं लिख रही हूँ, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ सर। ये जो जी, आपने कहा ना कि अच्छी बात है मैडम, अच्छी बात है। देखें, अब ये देखें कि 161(9), ठीक है, 169 क्या है कि मजिस्ट्रेट के रिमांड के दौरान आप पेश करते हैं रिमांड में, तो वो रिमांड में भी कोई आपको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कह सकता है कि आप इसकी अखराज रिपोर्ट ले आएँ, कैंसलेशन रिपोर्ट, अखराज रिपोर्ट, ठीक है। इसी तरह मेरा एक कज़न था, ठीक है, हम बेसिकली रहीमिया खान से हैं, तो उसने उसके खिलाफ एफआईआर हुई 496 की, ठीक है, उसमें उसको बस ऐसे ही इन्वॉल्व किया गया था। अक्रेंस था 2017 का। अब उसको फिर 496 थी, वो ऐसे थी कि बस वो लड़की ने अपनी लव मैरिज की थी, तो उसमें मेरे कज़न को भी उसने एक्यूज़ बना लिया। अक्रेंस का आर्ड है रहीमिया खान में, एफआईआर लॉज करवा दी लाहौर में। 2019 में उनको पेश किया था लाहौर में। लाहौर में इधर बैठी थी बुशरा कमर, बुशरा कमर, ठीक है, मजिस्ट्रेट, ठीक है, उनके खिलाफ मैं जाके पेश हुआ, तो उसको जाके मैंने सारी स्टोरी बताई कि ये देखें कि 2017 में ये 496 की एफआईआर हुई। उसी एफआईआर से पहले ये निकाह हुआ था,
वो लड़की, अब लड़की मियाँ जो कपल है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका एक बच्चा हो गया है। अब ये तो कोई मतलब ये इसको अब अरेस्ट करके आ गए हैं, इस पे इसने तो कोई ऐसी ऑफेंस की नहीं है, कोई ऑफेंस की नहीं कमिट हुई। तो उस दौरान रिमांड के दौरान मजिस्ट्रेट साहबा ने कहा था कि जाएं आप रिपोर्ट तैयार करके आए 169 की, ठीक है, अखराज रिपोर्ट करके आए। तो पुलिस वाले आपको पता है फिर ऐसा नहीं करते, पुलिस वाले अपना हिसाब किताब लगाते हैं, वरना नहीं करते। उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, दिन अगले दिन तो हमने फिर वो बेल करवा ली थी। उसने मतलब अगले दिन जुडिशियल का उस दिन जुडिशियल का दिया था, पुलिस को कहा था कि आप 169 की रिपोर्ट ले आए, जुडिशियल का दिया था, रिपोर्ट बेल करवा ली थी। इसी तरह वो यही कहती है कि रिपोर्ट अब उनको लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है मुलजिम के खिलाफ, तो पुलिस क्या कहती है, पुलिस उसको कह सकती है कि आप इसकी रिपोर्ट बनवा के मतलब कैंसलेशन रिपोर्ट बना के आए या डिस्चार्ज रिपोर्ट बनवा के आए। अगर वो रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट एग्री कर लेता है, एग्री करता है तो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर उसने कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करता, वो जस्ट सरसरी ऑर्डर कर देता है, पढ़ के जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, लेकिन उस पर कोई अपनी रीजंस नहीं देता, रीजंस नहीं देता। तो वो आपका एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है, उसके खिलाफ रिट होती है, एक्विटल का होता है। और अगर वो डिसएग्री कर ले तो वो जुडिशियल ऑर्डर हो जाता है, अगर एग्री कर ले तो वो एडमिनिस्ट्रेटर। आगे कहा गया था कंप्लेंट कैन फाइल अगेंस्ट प्राइवेट, कैन फाइल प्राइवेट कंप्लेंट। इसी दौरान अगर मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं मुलजिम को, ठीक है, बेगुनाह कर देती है पुलिस, ठीक है, पुलिस बेगुनाह कर देती है, तो वो आपका जो कंप्लेनेंट है उसके पास राइट होता है, उसके पास एक वे होता है कि वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन से नाला होता है, तो वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। आगे है जी आपका आगे कहता है कि कंप्लेंट एडमिशन, कंप्लेंट जो है ना वो बहुत एडमिटी बहुत कम होती है, ठीक है, तो उसमें जो आपकी पहली सरसरी एविडेंस वो मतलब बड़ी मैटर करती है, वो आगे हम कंप्लेंट को भी पढ़ेंगे। आगे कहता है deficient evidence, discharge report agree, evidence agree to the determine to guilt or innocence of accused, ठीक हो गया। डिस्चार्ज, इसेंशियल ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर, ये एक साइटेशन है, बहुत अच्छी साइटेशन है, 2001 PLD 2001 लाहौर 271। इसमें बताया गया कि इसेंशियल, जब आपने डिस्चार्ज करना है तो उसमें क्या क्या इसेंशियल होने चाहिए, डिस्चार्ज के दौरान आपने कौन से पैरामीटर्स को अप्लाई करना है, वो उसमें लिखा गया है, PLD 2001 लाहौर 271। ये आपने पढ़ना है, सबने पढ़ना है, साइटेशन पढ़ा कर आपसे आपको यहाँ से बहुत कुछ लर्न होता है। आगे आप कहता है जी बताइए डिस्चार्ज सर, ऑर्डर मींस citation नॉट ठीक है जी। कैंसिल एफआईआर जी। citation से कौन सा होता है PLD? PLD 2001 लाहौर 271, लाहौर 271। ठीक है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका बस यही कुछ है। चलें मजीद आपने भी देखना है 169 यही है कि ये जिन लोगों के खिलाफ FIR ये नहीं होता, मतलब कोई एविडेंस नहीं आती, उनको कॉलम नंबर 2 में लिखा जाता है। जो बेगुनाह होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, कॉलम नंबर 2 में। आप जाते हैं कोर्ट में तो कहते हैं जी ये कॉलम नंबर 2 का विटनेस मुलजिम है जी, ये कॉलम नंबर 2 का मुलजिम है। कॉलम नंबर 2 में कौन से होते हैं, 2 लोग होते हैं, कौन से, एक सर या वो कौन से, सर यहाँ फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ फिर आई थिंक PO होता है जो वो या PO होता है या इनोसेंट होता है। इनोसेंट जो डिस्चार्ज हाँ, 169 की इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट। जो इनोसेंट हो जाए उसको कॉलम नंबर 2 में लिख देते हैं, या जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है वो। सर दिखाएं सर कॉलम नंबर 2। ये मैडम ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है।
ठीक है, ये चलान है ना, चलान ये कॉलम नंबर 2, वो जो चलान नहीं किए गए मतलब जो बेगुनाह हो गए, ख्वाह गिरफ्तार हुए या ना हुए, और बाशमूल सफ़र दौरान सफ़र दौरान को सुर्ख रोशनाई से लिखो। जो आपके रोशनाई से लिखते हैं उसमें मतलब वो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, मफरूरान जो मफरूर होते हैं। सर अच्छा, यहाँ पे देखें ना कि मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि आप लिख लिया करें। मैं परसों कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, वही जो मेरे पुराने नोट्स हैं जो मैं एकेडमी के दौरान तैयार करता था, वो जज साहब हमें पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है जी कॉलम नंबर 2 में 3 पेंसिलें इस्तेमाल होती हैं, 3 स्याहियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी 3? एक ब्लैक, ब्लू एंड रेड। ठीक है, जो आपके अब्सकॉन्ड कहा जाते हैं, जो अब्सकॉन्ड कहा जाते हैं उसको रेड से लिखा जाता है, उसको रेड स्याही के साथ लिखा जाता है। जो आपका वो मतलब ड्यूरिंग कस्टडी जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको ब्लैक से लिखा जाता है। जो मफरूर हो जाते हैं उसको नीली रोशनाई से लिखा जाता है। ठीक है, कौन सी? मफरूर मफ- मफरूर और ये सर एप्सकॉन्ड सुल्फ की था। हाँ जी, मसूर जो आपने कहा मफरूर, रेड में। हाँ जो मफरूर हो जाते हैं उसको रेड में लिखते हैं। जो आपका जो मफरूर हो गए उसको रेड में, और जो आपका मर गए हैं ठीक है कस्टडी में, वो बात है। उनको काली स्याही के साथ लिखा जाता है। या जो आपका ब्लैक हाँ, या जो आपके इनोसेंट डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज को होते हैं वो उनको नीली के साथ लिखा जाता है। तो जो इनोसेंट होता है, अच्छा वो ये दोनों एक चीज हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी आगे। 170 सर अगर 170 इसके अगर अपोजिट है। सर एक मिनट जस्ट मोमेंट। जी जी। सर अगर पुलिस रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट जो है रजामंद हो जाता है कि 169 की रिपोर्ट से और इसे डिस्चार्ज कर देता है, तो इन हालात में हमें ये एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा? एग्री कर लेता है तो फिर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है। अगर नहीं एग्री करता तो फिर ये फिर जुडिशियल उसमें ऑर्डर नहीं होगा? एग्री करता तो जज साहब उसमें रीजन देता है, उसमें रीजन देता है तो ग्राउंड। हाँ वो फिर वो जुडिशियल ऑर्डर हो जाता है। ठीक, थैंक वो सर जो सर जुडिशियल ऑर्डर है उस पे क्या होगा, उस पे आपकी रिवीजन होगी, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है उस पे रेट होगी। सर सर पीएलडी 2001 बताया था आपने? हाँ 2001, जी जी ठीक। BLD 2001 लाहौर 271। जी ठीक। आगे जी ये वन 169 पर है। हाँ 169 पे आ गया जी। 170 कहता है, if upon an investigation of this chapter it appear to the officer in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such police officer shall forward the accused under the custody to magistrate empowered to take cognizance of offense upon police report and to try the accused and send him to for trial, or if offense is available accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate or on a such day, and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed. Until otherwise directed. ठीक हो गया। ये उसका अपोजिट ही कह लो कि जहाँ पे उसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे उसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं तो उसको उसकी कस्टडी को कहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर उसकी बेलेबल ऑफेंस कमिट की है तो उसको सिक्योरिटी भी लेके कह सकता है कि आप फलान दिन फलान डेट पे आप मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाना है। आगे कहता है, मैन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड एन अक्यूज पर्सन to magistrate or take security for his appearance under this section, he shall send magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any, and so many
of persons who appear to such officer to be acquainted with the circumstances of case as he thinks necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of charge against accused. ठीक हो गया। वो कहता है कि जब उसने वो मजिस्ट्रेट को चलान फॉरवर्ड करना है, ठीक है, वो ऑफिसर इंचार्ज ने फॉरवर्ड करना है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, या उससे जो सिक्योरिटी लिया उसको वो फॉरवर्ड करनी है, तो उसके साथ उसने जो वेपन उससे लिए हैं, आर्टिकल्स लिए हैं, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी है। और वहाँ पे उसने वो कहता है कि कंप्लेनेंट को भी कह सकता है कि आप भी अगर केस के बारे में जानते हैं तो आप भी उससे मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकते हैं, या फिर उसको मुलजिम को कहेगा कि आप कोई बॉन्ड दें कि फलान दिन फलान टाइम पे आप पेश होंगे and prosecute to give evidence in the matter charge against the accused। ठीक है। और या फिर उसको मजिस्ट्रेट को मतलब जैसे वो कहता है वे 167(1) में यही कहा गया कि उसको उससे सिक्योरिटी लेगा या उसको कहेगा कि फलान दे या पेश करेगा मजिस्ट्रेट के सामने, या उसको कहेगा कि आप फलान डेट पे पेश हो जाएं। आगे फिर वो अगर पेश हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप इस पे आएँ और इस पे एविडेंस भी दें। सिंपली 170(2) में बताया गया कि व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड अक्यूज्ड पर्सन टू मजिस्ट्रेट और टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिज appearance before magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any and so many of the person who appear to such officer be acquainted with the circumstances of case as he think may necessary to execute a bond before magistrate as thereby directed and prosecute to give evidence in the matter ऑफ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। यहाँ पे वो कहता है कि जब मजिस्ट्रेट को मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो वो आपका जो वेपन है या आर्टिकल है वो भी मजिस्ट्रेट को दिए जाएंगे। साथ वो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो कंप्लेनेंट को भी एक समन करेगा, नोटिस करेगा कि आप भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हूँ, जो और उनके विटनेसेस को भी कहेगा जो मतलब अक्वांटेड विद केस हैं कि आपने फलान दिन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है और उस पर आपने एविडेंस देनी है एक्यूज्ड के खिलाफ। उनसे मचल के भी ले सकता है कंप्लेनेंट से कि आपने एविडेंस देनी है। The officer in whose presence bond is executed shall deliver a copy thereof one of the person who executed it, and shall then send to magistrate the original with his report। कि वो जो उनसे उन मतलब मुचल के लिए हैं वो भी मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे विद ओरिजिनल रिपोर्ट के। 170 में सिंपली कहा गया कि जिनको चलान किया जाता है, ठीक है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या उनसे सिक्योरिटी लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। 170(2) में यही बताया गया कि कंप्लेनेंट को भी नोटिस किया जाता है कि आप आएँ और आके अपना पेश हों और एविडेंस दें मुलजिम के खिलाफ। उसके बाद जो 170(5) में बताया गया कि जो उनसे मचल के ले जाते हैं उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। ये है आपका 170। हमारी मीटिंग 2 मिनट तक एंड होगी तो नई मीटिंग स्टार्ट कर लूंगा मैं। एक 170 तक किसी का कोई क्वेश्चन होता पूछ सकते हैं। आगे जी सर को रिपीट करें सर प्लीज। किसको? सर 170 170 में मैडम कहा गया कि आपका जो मतलब मुलजिम के खिलाफ एविडेंस होती है तो उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक हो गया। आगे है आपका 171 कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट रिक्वायर्ड टू कंपनी विद पुलिस ऑफिसर। कहता है कि जो कंप्लेनेंट या विटनेसेस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस के वालों के साथ पेश भी हों। कहता है नो कंप्लेनेंट आर विटनेस ऑन द वे टू कोर्ट अ मजिस्ट्रेट शैल रिक्वायर टू कंपनी विद पुलिस ऑफिसर। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ वो आए। कंप्लेनेंट विटनेस नॉट बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेन
or shall be subject to unnecessary restraint or inconvenience are required to give any security for his appearance other than his own bond. जो कंप्लेनेंट है या विटनेसेस हैं उनको उनकी पर्सनल छोटी पे कहा जाएगा कि आपने फलान टाइम पेश होना है और फलान जगह पे पेश होना है। उसको ज़रूरी नहीं है कि लाजमी चलान के साथ उनको भी पेश किया जाए, उनको पेश करने की ज़रूरत नहीं है, विटनेस को भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनसे बॉन्ड लेना है तो उनका पर्सनल बॉन्ड होगा, श्योरिटी के साथ नहीं होगा। आगे कहता है रिक्वेजेंट कंप्लेनेंट विटनेस में बी फॉरवर्ड इन कस्टडी। 171 में कहा गया कि आपका जो कंप्लेनेंट है या एक्यूज है उसको ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वालों के साथ चलान के दौरान पेश हो। ठीक हो गया। हाँ, उनसे बॉन्ड ले सकते हैं, बॉन्ड भी उनका पर्सनल होगा। उसके बाद क्या क्या प्रोवाइडेड दैट इफ कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूज टू अटेंड और एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ट्रैक्टेड अंडर सेक्शन 70 ही द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे फॉरवर्ड हिम इनटू कस्टडी टू magistrate who detain him in custody until he execute such a bond or until hearing of case is completed। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपके इसको एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि एक डॉक्टर साहब आए एविडेंस देने 302